Dear students, Assalamu alaikum. This is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel, The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoy my videos as well. जैसे आप जानते हैं कि आजकल मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो बेसिकली अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड है और सेकेंड ईयर और बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो टॉपिक्स मैच हो रहे होते हैं, यानी जो सेकेंड ईयर कॉमर्स में या फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी हैं और बीकॉम में भी उसका इंट्रोडक्शन मौजूद है, उन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। लास्ट वीडियो मेरी पार्टनरशिप पे थी, ठीक है, और वो कंप्लीट हो चुके हैं तमाम टॉपिक्स, उसके लिक्विडेशन तक मैं डाल चुकी हूँ। 5 टॉपिक्स है पार्टनरशिप से रिलेटेड और 5 की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें और आपको तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। उसके अलावा बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीबीए और एमबीए में भी इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का बहुत अहम रोल है और वहाँ पे भी कोर्स वर्क में आपके पास ये टॉपिक मौजूद है। अगर मैं बात करूं एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए, तो एमबीए के लिए स्टॉक की इंफॉर्मेशन एक एमबीए स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको पूरी स्टॉक मार्केट का पता होना चाहिए। और जैसे कि एमबीए के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है, जिसमें आपको डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट एक डमी अकाउंट के थ्रू करनी होती है और उस डमी अकाउंट के ज़रिए आपको प्रॉफिट जनरेट करके अपना कोर्स वर्क पास करना होता है या उसका एग्ज़ाम निकालना होता है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब मैं पर्टिकुलरली बात करूँगी सेकेंड ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के बगैर आप इस टॉपिक से रिलेटेड ना तो कोई MCQ सॉल्व कर सकते हैं और ना ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कंपनी से रिलेटेड बेसिक, जिसे थ्योरी कहा जाता है। अकाउंटिंग में लोग कहते हैं कि थ्योरी नहीं है, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कहती हूँ अकाउंटिंग में थ्योरी है। बेसिक थ्योरी अगर आपको नहीं पता होगी किसी भी टॉपिक की तो आप उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कंपनी के बारे में बात करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बिज़नेस ओनरशिप कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अपने माइंड में थोड़ा रिकॉल कीजिए। लास्ट टॉपिक जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया पार्टनरशिप था, ठीक है। तो एक तो ये नाम जहन में आ रहा है आपके पार्टनरशिप। उससे पहले एक और टाइप है जो बिज़नेस ओनरशिप की है, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक अकेला शख्स अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है वो है सोल प्रोप्राइटर उस बिज़नेस का, यानी सिंगल ओनर। सिंपल वर्ड्स में आप इसको समझें कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि बिज़नेस में सिर्फ और सिर्फ एक ओनर है, प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी उसका है, हर तरह से सारी लायबिलिटी भी उसकी है, हर काम उसी की जिम्मेदारी है, ठीक है। तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिम्मेदार भी वो खुद है और तमाम प्रॉफिट का और जितना भी फ्रूट उससे बिज़नेस से वो कमाएगा, प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट और गेन, वो भी उसका अपना है और लॉस भी उसे खुद ही बेयर करना है, क्योंकि वो एक अकेला शख्स है और उसी का तमाम बिजनेस है, ठीक है। जैसे कि कोई भी शख्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपना बिजनेस, आपके पास है, आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी बिजनेस में, एक अकेला शख्स, मुझे किसी और की नीड नहीं है, मुझे पता है कि इस बिज़नेस में मेरी स्किल्स हैं, मेरे पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट मौजूद है, मेरे पास स्किल्स मौजूद हैं, मैं अपने बिज़नेस को रन हर तरह से कर सकती हूँ, तो मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगी, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो मौजूद है लेकिन उसे रन करने के लिए मेरे पास स्किल्स मौजूद नहीं है, यानी कोई ना कोई लैकिंग्स हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है जितनी उसमें लगाने के लिए चाहिए। मेरे पास 2 लाख रुपीज़ हैं और उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 4 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तो मैं फिर पार्टनरशिप की तरफ जाऊँगी। मैं अपनी किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव्स को, किसी को राज़ी करूँगी कि भाई मुझे बिज़नेस पसंद है और देखो इसमें इतना फ़ायदा है, इतने इसके बेनिफिट्स हैं और तुम इसमें इन्वेस्टमेंट करो, हम आधा प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस भी हम आधा शेयर करेंगे, ज़ाहिर है लॉस भी बेयर करना होगा और प्रॉफिट होगा तो वो भी हमारा आधा होगा। जब हमें मोटिवेशन होगी तभी तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा, जो भी मेरा फ्रेंड होगा या फिर मेरी फ्रेंड होगी। तो इस तरह से हम पार्टनरशिप के
ऊपर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हो सकता है वो 2 लाख रुपीज़ ना इन्वेस्ट करे, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे कि भाई हम 3 लाख से स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम को प्रॉफिट इक्वल शेयर हो। ये सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड होगा कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा या बेयर करेगा। ठीक है, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद ही पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होगा। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया सेकंड ओनरशिप टाइप का। थर्ड में बात करते हैं कंपनी की। कंपनी एक बहुत ही डिफरेंट ओनरशिप फॉर्म है बिजनेस का। ठीक है, कंपनी किस तरह से अबव 2 से मुख्तलिफ है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो कंपनी में बात आ जाती है शेयर्स की, जो उसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप से। ठीक है, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो शेयर वो एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी में इन्वॉल्व है और कहीं पे आप शेयर्स का नाम नहीं सुनेंगे। ठीक है, फिर कंपनी की एक ख़ास बात क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब आगे चल के जब मैं इनको पूरा डिस्क्राइब करूँगी कंपनी को, उस वक्त आपको और क्लियर वर्ड्स में समझ आएगा कि कंपनी एक्चुअल में है क्या। अभी बस आप ये समझेंगे कंपनी के अंदर आपको पार्टनरशिप से ज़्यादा, मतलब पार्टनरशिप के लिए आपके पास मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स की लिमिट है। ठीक है, 20 से ज़्यादा अगर आपके पार्टनर्स जा रहे हैं, यानी आपको लगता है कि 20 लोग भी इसको मैनेज करने से कासिर हैं और अब हमें इसे कन्वर्ट कर देना चाहिए कंपनी में और लोगों को इसमें शामिल कर लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट ताकि आ जाए। सारे जब पार्टनर्स आएंगे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, जिसकी वजह से बिज़नेस ग्रो करेगा। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर ना इन्वेस्टमेंट के लिए या पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट, पार्टनर्स नहीं, यहाँ पे आप कहते हैं ओनर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स। ठीक है, और प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड 2 तरह की कंपनीज हैं बेसिकली। ठीक है, शेयर्स के हिसाब से पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट चेंज है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ओनर्स की या फिर प्रोमोटर्स की वो है 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट, मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं उसके ओनर्स, उसके शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होंगे और मार्केट में ट्रेड होने की वजह से हज़ारों लोग उसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, जितने चाहे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका शेयर होल्डर बन सकते हैं शेयर्स खरीद के, क्योंकि जब लोग शेयर्स खरीदेंगे तो वो आपकी कंपनी के ओनर बन जाएंगे, यानी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो कंपनी को लोग इनिशियल में बनाते हैं ना, यानी फाउंडर ऑफ कंपनी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। वो प्रोमोटर्स ही रहेंगे। अगर कंपनी पूरी भी किसी को सेल हो जाए, उस वक्त भी प्रोमोटर्स चेंज नहीं होंगे। शेयर होल्डर्स बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं और चेंज हो सकते हैं कि भाई आज मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स थे, मैंने पूरे के पूरे किसी और को सेल कर दिए, अब मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, अब वो शेयर होल्डर है। लेकिन मेरे सेल और बाय करने पे प्रोमोटर्स पे फ़र्क नहीं आएगा। जो लोग कंपनी बना के चले गए, भले वो कंपनी में मौजूद हैं नहीं है, उन्होंने अपने शेयर्स किसी को दे, कुछ भी किया, कंपनी पूरी की पूरी सेल कर दी, लेकिन प्रोमोटर्स के नाम हमेशा वही रहेंगे कि ये बनाने वाले फाउंडर ऑफ द कंपनी यही है। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रोमोटर्स आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी, बनाने वाले लोगों को कहा जाता है प्रोमोटर्स। उसके बाद जितने लोग आते जाते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। उसके बाद फोर्थ बिजनेस की टाइप, ओनरशिप टाइप क्या है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 ओनर्स और मैक्सिमम 50 ओनर्स की आपके पास लिमिट मौजूद है। ये 2 तरह की कंपनी की टाइप्स हैं शेयर्स के हिसाब से, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में शेयर्स तमाम जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लोट हुए होते हैं कंपनी के शेयर्स, और कोई भी शख्स उसके कंपनी के शेयर्स को ख़रीद के कंपनी में ओनर यानी शेयर होल्डर बन सकता है। लेकिन प्रोमोटर जिन्होंने कंपनी को बनाया है या फाउंड किया है, जो फाउंडर्स हैं, वो हमेशा सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। कंपनी को इनिशियल जिसने बनाया वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ बिजनेस ओनरशिप टाइप, जिसका नाम है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़।
ठीक है। ये BBA और MBA के जब हम कोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये 4 टाइप्स को पढ़ाया जाता है, जबकि BCom और अगर हम सेकेंड ईयर कॉमर्स की बात करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 टाइप्स भी अगर पता है तो काफ़ी है नॉलेज आपकी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब ये है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर काम करती है और सबके बेनिफिट के लिए उसमें काम किया जाता है, जिसमें सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं और आप एक फ़ीस पे कर देते हैं सालाना कि हमने ये फ़ीस पे कर दिया और हम इसके मेंबर बन चुके हैं। जैसे KCCI वगैरह काफ़ी सारी आपको पता है सोसाइटीज़ वर्क कर रही होती हैं। जैसे KCCI क्या है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है ये नहीं, लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि वहाँ पे तमाम लोग रजिस्टर्ड करते हैं, कोई भी किसी का इशू होता है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कॉमर्स की एक ये सोसाइटी काम कर रही है कराची या पाकिस्तान में, आप कराची के लिए स्पेसिफ़िकली। अब अगर मैं बात करूं ये 4 टाइप्स के बाद स्पेसिफ़िकली ये टॉपिक हमारा कंपनी से रिलेटेड है, इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हमें कंपनी की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। कंपनी may be defined as any business that issues shares and the liability of which is limited। ये एक बहुत ही इजी और बहुत अच्छी डेफिनेशन आपके पास मौजूद है। कंपनी वो बिज़नेस एंटिटी है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होने के साथ साथ वो शेयर्स इशू करती है। ठीक है, शेयर्स इशू करने वाली बिज़नेस एंटिटी है जिसका कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में, शेयर को अगर आपको समझना है ना तो आप इस तरीके से समझें कि जैसे मैं ओनर हूँ और मैंने अपनी एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैंने अगर 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट किया तो वो पूरा 2 लाख रुपीज़ मेरा कैपिटल मेरा है। लेकिन कंपनी में उस 2 लाख रुपीज़ के मैंने 2-2 रुपये का एक शेयर बना दिया और अब जिसने जितने शेयर ख़रीदे वो उसका ओनर है, उतने शेयर होल्डर उतने शेयर्स का वो शेयर होल्डर है। यानी कंपनी में कैपिटल किसी एक शख्स के हाथ में नहीं है, कंपनी में कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होके डिफरेंट लोगों के पास मौजूद है और वो लोग आपके शेयर होल्डर कहलाएंगे। यानी कंपनी में वो हिस्सेदार हैं, उनका हिस्सा डला हुआ है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। कंपनी में उन्होंने उसके शेयर्स खरीद के अपना हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया है और वो शेयर होल्डर बन चुके हैं आपकी कंपनी के अंदर, जिसके ऊपर आपको उनको डिविडेंड देना होगा प्रॉफिट में से अपने। ठीक है, कम शेयर्स जो लोग ख़रीदते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड भी 2 तरह का है, कैश डिविडेंड या फिर स्टॉक डिविडेंड। वो मैं आगे किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड क्या चीज़ है और किस तरह से इनको पे किया जाता है, कंपनी कैसे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अभी आप सिर्फ इतना कंसिडर करें कि कैश डिविडेंड की मीनिंग ये है कि कैश की फॉर्म में डिविडेंड दिया जा रहा है, यानी उनको प्रॉफिट दिया जा रहा है। और स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये है कि मज़ीद शेयर्स शेयर होल्डर्स को दे दिए कंपनी ने। जिसके पास 10 शेयर्स थे उसको 2 और मिल गए, जिसके पास 20 थे उसे 4 और मिल गए, यानी वो मज़ीद शेयर्स के शेयर होल्डर बन गए। अब हम कंपनी के कुछ सैलेंट फीचर्स की बात करते हैं कि कंपनी कैसे और बिज़नेस ओनरशिप से डिफरेंट है। सबसे पहले सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ओनर से सेपरेट है। यानी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस की बात करूँ तो कंपनी की ओनर भी मैं खुद हूँ और कंपनी को मैनेज भी मैं खुद करूँ। यानी कितनी चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, किसको सेल करनी है, कौन मेरा कस्टमर है, कौन मेरा सप्लायर है, किसको रिसीवेबल यानी उधार पे सेल करना है, किसको कैश पे सेल करना है, सारे डिसीजंस मेरे अपने हैं। यानी मैनेजमेंट मेरे अपने हाथ में है। कितने बजे मुझे अपनी शॉप को खोलना है, कितने बजे बंद करना है। यानी एक शॉप अगर किसी की मेडिकल स्टोर है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है और वो हर चीज़ का अपना खुद जिम्मेदार है, अगर वो एक अकेला शख्स काम कर। एक बात तो ये हो गई कि कंपनी की मैनेजमेंट और उसके ओनर्स डिफरेंट हैं। कंपनी को जो ओन कर रहे होते हैं वो शेयर होल्डर्स हैं और प्रोमोटर्स होते हैं। प्रोमोटर्स इलेक्ट करते हैं, यानी उसके जो ओनर्स होते हैं वो अपने बिहाफ पे एक टीम को इलेक्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के तमाम डिसीजंस लेते हैं और पूरी कंपनी के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। यानी मैनेजमेंट डिफरेंट है और ओनरशिप किसी और के पास है और मैनेजमेंट के डिसीजंस किसी और के पास हैं। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए जब इतने सारे शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स होंगे तो हर डिसीजन में कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब होगी। इस वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि एक टीम और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन होते हैं, बाकायदा इलेक्ट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के तमाम मामलात को देखते हैं।
सेकंड बात आपके पास ये नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का आप किसी का भी नेम अगर देखेंगे तो उसके साथ आपको लिमिटेड का वर्ड लाजमी नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी के लिए लाजमी है कि वर्ड लिमिटेड उसके नाम के साथ मौजूद हो। और वर्ड लिमिटेड कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी को शो करता है। ये नेम का एक फैक्टर है कि आपको नेम के साथ हमेशा लिमिटेड का वर्ड नज़र आएगा। रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2017 के तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है। वहाँ से कंपनी रजिस्टर्ड होती है और फिर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसके बाद आप एज अ कंपनी बिजनेस को अपने रन कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की। 5वां पॉइंट यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, इसी वजह से उसके नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड ऐड हुआ होता है। अब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले गेटिंग प्रोमोटर्स टुगेदर। सबसे पहले जो लोग कंपनी बनाना चाह रहे हैं उनको एक साथ करना, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कि जो इंटरेस्टेड हैं कंपनी के तौर पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सब एक जगह जमा होते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट की जाती है एक लीगल एडवाइज़र की, जो उनको तमाम चीज़ों की लीगल तरीके से बताता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होगा, क्या कंपनी के बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बताता है वो पूरा प्रॉपर, कि आपको टैक्स से रिलेटेड ये सारे मैटर्स को देखना होगा। लीगल एडवाइज़र सारी पूरी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सब करता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट्स। कंपनी डॉक्यूमेंट्स 3 होते हैं, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 3 डॉक्यूमेंट्स को बनाना कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वहाँ पे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही काफ़ी होता है। प्रोस्पेक्टस उस सूरत में होता है जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे होते हैं और आप जनरल पब्लिक को वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, जिसमें आपकी कंपनी की पूरी एडवर्टीजमेंट शामिल होती है। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बताया जाता है कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये इस तरह से हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें। प्रोस्पेक्टस का मतलब यही होता है ना कि सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हों। उसके बाद आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रार के पास लेके जाके सबमिट करवाते हैं। सबमिट होती है एप्लीकेशन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और SSCP की वेबसाइट पे जाके उसे सबमिट कर देते हैं, तो ये सारा काम बहुत फास्ट हो गया। लेकिन पहले जब आपको मैनुअली ये सारी चीज़ें करनी होती थी, तो उस लिहाज से आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। फिर पेमेंट होती है रजिस्ट्रेशन, कुछ फ़ीस होती है, आपको वो पेमेंट करनी होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। और उसके बाद आपको प्रिंटिंग की जाती है शेयर सर्टिफिकेट्स की। जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है रजिस्ट्रार, तो उसके साथ आपको प्रिंटिंग की इंफॉर्मेशन, वो सारे शेयर सर्टिफिकेट्स भी आप प्रिंट करवा लेते हैं। इशूएंस हो जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर आप पब्लिकेशन करते हैं किसकी, प्रोस्पेक्टस की। और एंड में आपको मिलता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि अब आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक उसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए उस वक्त तक अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आफ्टर रिसीविंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो अपना स्टार्ट कर सकती है ऑपरेशंस। लेकिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट किसे चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में आपको लाजमी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही आप अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में ना ही प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत पेश आएगी और ना ही कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको होगी। ये 2 चीज़ें नहीं ज़रूरत किस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। 3 डॉक्यूमेंट्स जिनका मैंने जिक्र किया था, अभी आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टीजमेंट को शो करता है। कंपनी के समझ लें आप एडवर्टीजमेंट है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी और जनरल पब्लिक के लिए वो इस पब्लिकेशन कर दी जाएगी और जनरल पब्लिक उसे रीड करके आपके शेयर्स ख़रीदेगी। जब तक पब्लिक को आपकी कंपनी के बारे में पता नहीं होगा वो कैसे अपना पैसा आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि जब शेयर्स ख़रीद रहा है ना बंदा, तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शेयर होल्डर बन रहे हैं, यानी ओनर बन गया आपकी कंपनी के अंदर। तो वो उसी वक्त उसी सूरत में करेंगे जब आपकी कंपनी के बारे में उनको तमाम इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। ये मैंने इसमें मेंशन कर दी है, पिक्चर डाल दी है, आप आराम से इसे रीड कीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं प्रोस्पेक्टस में।
देखिए कंटेंट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसमें मौजूद होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 5 क्लॉजेस होती हैं जो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी। इसके अलावा आपके प्रोमोटर्स के नेम्स, आपके शेयर्स कितने हैं, आपके किस तरह की नेचर है आपकी कंपनी की, ठीक है, एक्सटेंड आपका इंटरेस्ट कितना है, आप कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट कितना है, उसके अलावा नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने ऑथराइज शेयर्स हैं आपके, ये तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। और जितनी लिस्ट है आप इसको सबको आराम से रीड कीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होती है। आपकी डायरेक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है, अंडर राइटर्स के बारे में, अंडर राइटर्स मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्या कौन होते हैं। और इसके अलावा आपकी डायरेक्टर्स की फुल डिस्क्रिप्शन इसमें शामिल होती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं कंपनी को बनाने में जो खर्चा आता है ना, शुरू की बिल्कुल एक्सपेंसेस, वो ये तमाम चीज़ें प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें 5 क्लॉजेज होती हैं, जिसमें नंबर 1 क्लॉज है नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नेम मेंशन होता है, ठीक है। उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं कि कोई ऐसा नाम ना हो जो प्रोहिबिटेड हो उस कंट्री में, या कोई ऐसा नाम ना हो जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी उसमें ना लिमिटेशंस हैं। इसके ऊपर एक पूरी अलग वीडियो बनानी चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। जो टॉपिक है आपका ITB का टॉपिक है, बीकॉम का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर ये पूरा शामिल है। और लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आपको बस इतना पता होना चाहिए, नेम क्लॉज में कंपनी का नेम मेंशन होता है। डोमिसाइल क्लॉज के अंदर वो प्रोविंस या वो प्लेस जहाँ पे कंपनी का ऑफिस, हेड ऑफिस होगा, वो मेंशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी बनाने का, ऑब्जेक्टिव के क्लॉज में वो लिखा जाता है। कैपिटल में कितना रजिस्टर्ड यानी अथोराइज कैपिटल कितना होना चाहिए, यानी कितने शेयर्स कंपनी, फिर उसको डिवाइड करते हैं हम। 10 रुपीज़ का एक शेयर होता है, पार वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ है, वो लिखा होता है। फिर लायबिलिटी क्लॉज के अंदर कि कंपनी की लायबिलिटी किस हद तक लिमिटेड होगी, और तमाम चीज़ें वो मेंशन होती हैं वहाँ पर। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी जनरल पब्लिक की गाइडेंस के लिए इशू करती है, ठीक है। इसमें ही तमाम चीज़ें मेंशन करती है जनरल पब्लिक को, ताकि उसकी 5 चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में पता हो। अच्छा, दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स होंगे उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के किस तरह से कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस या इंटरनल अफेयर्स को डील किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पे इसके जो पॉइंट्स हैं 23 पॉइंट्स हैं जो इसमें मेंशन होती हैं चीज़ें। प्रोस्पेक्टस भी इसका एक हिस्सा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, टर्म पीरियड क्या होगा कंपनी के डायरेक्टर्स का, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन, ये सारी चीज़ें आप आराम से देख के पढ़िएगा। फाइनेंशियल ईयर कंपनी का, प्रोस्पेक्टस कंपनी का, नोटिस और एजेंडा क्या होगा, ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए जाएंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को किस तरह से चलाना है वो सब इसका हिस्सा होते हैं। और ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। ये कंपनी की पूरी बेसिक थ्योरी थी जो मैंने आपको इस लेक्चर 1 में समझा दी है। और इसके बाद हम जो इंशाल्लाह लेक्चर देखेंगे उसमें हम कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर हो रही होगी और उसकी जो जर्नल एंट्रीज हम बनाएंगे उसे जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखेंगे, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये तमाम जो थ्योरी है ये आपको बताने का और समझाने का मकसद ये कि जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा आप उस वक्त तक क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल नहीं होंगे। और ये बैकग्राउंड आपका हमेशा, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बीकॉम में भी इसके अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आपको बीकॉम में भी ये हेल्पफुल होगा। फिर अगर आप बीबीए की तरफ जाते हैं तो बीबीए में भी ये काम आएगी इन्फॉर्मेशन, और एमबीए की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ मिलेगी। और आपको अगर पहले से पता होंगी ये चीज़ें तो आपका रिकॉल होके और अच्छा आपका जो रिज़ल्ट होगा उस पर इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।